वेलकम टू लेट्स हिस्ट्री विद रियत। जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था कि मैं मैकेनिक्स के और थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स के पहले चैप्टर कराया, उसके बाद मैंने मैकेनिक्स का कंप्लीट थ्योरी कराई, यानी दोनों चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी। उसके बाद मैंने थर्मोडायनेमिक्स के आपके लिए सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन MCQ पूछे गए हैं लास्ट ईयरों में किसी भी एग्ज़ाम में, वो मैंने आपको सारे के सारे करा दिए हैं। तो उसी क्रम में मैं अब एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो मैकेनिक्स पे बेस्ड है, जो भी MCQ है, क्योंकि थ्योरी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाला है, तो MCQ जितने भी हो सकते हैं वो इस वीडियो में मैकेनिक्स के सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद एक नया चैप्टर आएगा, उसके बाद उसके MCQ कराऊंगा। अगर आप भी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं नए क्वेश्चन पर नई एनर्जी के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, जल सतह पर लोहे की सुई क्यों तैरती है जब इसे हल्के से जल की सतह पर रख दिया जाता है। यानी कि जल को आप पढ़ेंगे, यानी वाटर जो पढ़ेंगे ना, वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी में से एक ये भी प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी है, क्योंकि ये इसमें क्या करेंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे, ये सारे फ्लूइडों की जितने भी द्रव होते हैं ना, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि जब आप क्या करेंगे, किसी भी द्रव के ऊपर क्या करें, धीरे से कोई भी चीज़, जैसे कि यहाँ पर जल रखा है, जल के ऊपर कोई भी चीज़ धीरे से सुई छोड़ें तो क्या होगा, धीरे से छोड़नी है तो क्या करेगी, वो उस पर तैरने लगेगी। जैसे आप महसूस करते होंगे कि आप देखते होंगे नालियों में जहाँ पर पानी भर जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, मच्छर जल की सतह पर तैरता रहता है। उसी तरह जब आप सुई डालेंगे ना, तो सुई डालने पे क्या होगा, धीरे से अगर छोड़ेंगे उसके ऊपर तो वो तैरती रहती है। और आपने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके, यानी कि तेज़ छोड़ दिया, तो सुई नीचे की तरफ डूब जाती है। तो यहाँ पर सुई तैरने की बात हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, किस प्रॉपर्टी के कारण होता है वाटर की, या किस गुण के कारण होता है, तो वही आपसे पूछा गया है। चलिए करते हैं ऑप्शन नंबर 1। देखिएगा, पृष्ठीय तनाव के कारण, घनत्व के कारण, प्रक्रिया के कारण या संवेग के कारण। देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठीय तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठीय तनाव होता क्या है तो जान लीजिएगा, द्रव का या किसी भी द्रव का, फ्लूइड का, वह प्रॉपर्टी जो क्या करती है, आपस में एक लेयर बनाती है, और वो लेयर क्या करती है, किसी भी बाहर से पड़ने वाले एक्सटर्नल फोर्स का थोड़ा सा विरोध करती है। ठीक है, यानी कि आप एक तरीके से ये समझ लीजिएगा, द्रव की वह प्रॉपर्टी जो क्या करती है, आपस में अणुओं को एक तरीके से चिपका के रखती है और एक बाहर बाउंड्री की तरफ लेयर बना लेती है। वही क्या कहलाता है, तनाव कहलाता है, पृष्ठीय तनाव। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, पृष्ठीय तनाव। ठीक है, और पृष्ठीय तनाव का फॉर्मूला आप जान लीजिएगा, T=F/L। ठीक है, यहाँ पर T=F/L। चलिए नए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा। जब मैं आपको यहाँ पर इसी चैप्टर को करा रहा था, तो मैंने यहाँ पर इसी चैप्टर में, यानी मैकेनिक्स के बारे में एक सिद्धांत पढ़ाया था, जो कि आर्किमिडीज का सिद्धांत था, यानी कि लॉ ऑफ आर्किमिडीज। आपको मैंने यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर बताया था। मैंने बताया था आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत में, जब आप किसी वस्तु को डुबोते हैं तो क्या होता है, वो अपने आयतन के बराबर क्या करती है, जल को विस्थापित कर देती है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। मैंने आपको बताया था क्लियर तरीके से, आप थ्योरी में जाके देखें तो आपको क्लियर पता चलेगा कि मैंने आपको क्या बताया था। तो यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, जब भी किसी वस्तु को आप क्या करेंगे, द्रव में डुबोएंगे, तो वो अपने आयतन के बराबर क्या करेगी, उसको जल विस्थापित कर देगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आयतन किसके बराबर, डूबेगी तो किसके बराबर जल को विस्थापित करेगी। ऑप्शन नंबर ए आयतन के बराबर, बी भार के बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, या घनत्व के बराबर। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आयतन के बराबर। ऑप्शन नंबर ए, आयतन के बराबर। और ये किसकी डील करता है यहाँ पर ये क्वेश्चन, लॉ ऑफ आर्किमिडीज। लॉ ऑफ आर्किमिडीज।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, तेल की बूंदें जल पर फैल जाती हैं क्यों? यानी कि तेल की बूंदें जो है ना आपकी जल पे, अब जब आप देखते होंगे जब आप तेल को क्या है किसी भी जल में क्या करें तेल को डालें तो वो फैल क्यों जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, तेल जल से हल्का है। हाँ बिल्कुल, हल्का और भारी का कंसेप्ट आपको वहाँ पर लगता है जब कोई वस्तु डूबेगी या नहीं डूबेगी या कौन सी वस्तु तैरेगी तो हल्का और भारी का कंसेप्ट वहाँ पर लग जाता है। यहाँ पर इसका मतलब नहीं है। तेल जल से हल्का है, तेल की श्यानता अधिक है, तेल जल में मिश्रित नहीं होता है, तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब देखिए फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपसे ये पूछा गया है। ये भी मैंने आपको जब पढ़ा रहा था चैप्टर में बताया था क्लियर कट। अब देखिएगा यहाँ पर लिख रखा है, द्रव के उच्चतम में निम्नतम बहाव के गुण के कारण, किसकत्व की क्रिया के कारण, बर्नौली के कारण या द्रव की श्यानता के कारण। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, किसकत्व के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है? ये किसकत्व के कारण होता है, यानी कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया और ये कैपिलरी एक्शन क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से वीडियो में बता रखा है थ्योरी वाले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, शेविंग ब्रश के रेशे जल से बाहर निकलते ही आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। ये भी मैंने आपको वहाँ पर बताया था। शेविंग करते समय आप क्या करेंगे, ब्रश को अगर उसमें डालें, पानी में डालें तो क्या करता है वो फैल जाता है, और जैसे आप बाहर निकालते हैं तो उसके क्या होते हैं, सारे के सारे जितने भी अलग अलग रेशे रहते हैं वो क्या करते हैं आपस में चिपक जाते हैं। तो बोला ऐसा क्यों होता है, ये किसकी प्रॉपर्टी के कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठीय तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता या घर्षण के कारण। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठीय तनाव के कारण। किस गुण के कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गिरती वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका कारण है। आई होप इसको आंसर आपको पता होगा, ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है और इसको आप पढ़ भी चुके होंगे बहुत बार। तो ध्यान रखिएगा किसकी वजह से होता है, ये किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठीय तनाव के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन में चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सभी मूल आधारित बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? ठीक है, सबसे कमजोर बल चलिए यहाँ पे लिख रहा है, सभी मूल आधारी बलों में सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको और भी क्वेश्चन कराए थे जो आपके सिर्फ वॉइस में थे, यानी वीडियो में उसमें नहीं थे। तो मैंने वहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन करा रखे हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे जाके तो आपको ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखा है, सभी मूल आधारित बलों में सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा सबसे कमज़ोर बल आपका कौन सा है यहाँ पर? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है। यानी जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स माना जाता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा है, कठोरता के मापांक का अनुपात है, यानी जो आप कठोरता मापते हैं उसके मापांक का अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लंबन प्रतिबल से लंबन विकृति, आयतनीय प्रतिबल से आयतनीय विकृति, अपरूपक प्रतिबल से अपरूपक विकृति या तन्य प्रतिबल से तन्य विकृति। देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा, देखिए अपरूपक प्रतिबल से अपरूपक विकृति, यानी ऑप्शन नंबर सी, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोहे से बना गोला जब पारे से भरे बर्तन में डुबाया जाता है तो यह है। अब देखिएगा यहाँ पर कंसेप्ट क्या आएगा कि कौन सा द्रव कितना जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, किसकी विस्कोसिटी कम है। आप ये ध्यान रखिएगा, जिस तरह से वाटर, आप किसी भी बॉल को क्या करें, कोई एक बॉल लें और उसको क्या करें वाटर में डालें, यानी पानी में डालें और एक शहद में डालें, तो आप महसूस करेंगे कि जो बॉल है ना वो पानी में तो नीचे की तरफ चली गई, जबकि क्या हुआ शहद में वो नीचे की तरफ
नहीं गई है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान रखिएगा वो उसकी प्रॉपर्टी विस्कोसिटी के कारण होता है, यानी कि श्यानता के कारण होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मरकरी में क्या है, मरकरी की श्यानता क्या है, ज़्यादा है। और मरकरी की अगर श्यानता ज़्यादा है तो ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी वस्तु नीचे जाने में यानी डूबने में क्या करेगी, आसानी से वो डूब नहीं पाएगी, यानी कि उसका वेट जो है ना बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू अगर उसको वाटर में डुबो रहे हैं। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए लिखा है पारी में डूब जाएगा, पारे की सतह पर तैरेगा, अंशतः डूबेगा या पारे पर में डूब जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और डी लगभग सेम है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, पारे की सतह पर तैरेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है सीलन युक्त गीले कपड़े सुखाने की मशीन की किस क्रिया के द्वारा सूख जाते हैं। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि आप जो वॉशिंग मशीन है उसमें या ड्राई क्लीनर है, आप उसमें क्या करते हैं, कपड़े को डाल देते हैं तो वो सूख क्यों जाते हैं, ये किस क्रिया के कारण सूखते हैं या किस फोर्स की वजह से सूखते हैं, जरा देखिएगा क्या प्रोसेस है। अब केंद्रीय बल या अकेंद्रीय बल, राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी अब केंद्रीय बल। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, एग्जाम्पल भी दिया था, यानी कि वर्किंग आपकी बताई थी मैंने, किसकी, आपकी वर्किंग मैंने आपकी बताई थी, जो आपकी वॉशिंग मशीन रहती है वो किस पर बेस्ड होती है, अब केंद्रीय बल पर बेस्ड होती है। चलिए नए क्वेश्चन बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु की गतिशीलता में परिवर्तन या बदलाव के लिए कौन सा संपर्क बल उत्तरदायी होता है। चुंबकीय बल होता है, घर्षण बल होता है, पेशी बल होता है, स्थिर विद्युत बल होता है। अब देखिए किसी वस्तु की गतिशीलता या परिवर्तन में कौन सा बल, यहाँ पर ऑप्शन चारों में दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा वो होगा घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है कि ऐसा फोर्स जो क्या करेगा आपकी गति के अपोजिट डायरेक्शन में लेके और गति का क्या करेगा वो विरोध करे, तो वो बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, हमेशा गति का क्या करता है, विरोध करता है। यानी कि अगर जब आप किसी वस्तु को छोड़ दें, यानी कि कोई भी चिकनी सतह है तो वहाँ पर घर्षण कम होता है, उस पर अगर किसी वस्तु को फेंके तो वो क्या करेगी, छोड़ दें तेज़ी से तो क्या करेगी, ज़्यादा दूर तक जाएगी। या एक सरफेस जो रफ है, यानी कि जो सरफेस रफ है यानी खुरदुरी है, उस पर अगर उसी वस्तु को उसी स्पीड से छोड़ें तो वो कम दूर पे जाएगी। ऐसा क्यों होता है, तो वो सिर्फ घर्षण की वजह से होता है, क्योंकि घर्षण क्या करता है, गतिशील वस्तुओं का हमेशा विरोध करता है और ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, घर्षण बल, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बल की SI इकाई क्या है। मैंने बार बार बताया था, चैप्टर पढ़ाया था, क्या होगी, न्यूटन होगी। क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन होगी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है गिरती हुई वस्तु के लिए गैलीलियो के नियम का अन्य नाम क्या था। गति का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित था, जड़त्व से था। मैंने आपको पढ़ाया है क्लियर, आपको न्यूटन्स लॉ में बताया था, जहाँ पर क्या करता है वो ये कहता है कोई जड़त्व जो है ना किसी वस्तु का वह गुण है जो क्या करता है, किसी वस्तु को या तो वो गति में है या स्टैटिक पोजीशन में है तो उसी में बनाए रखने की कोशिश करता है, या उसकी नई पोजीशन में जाने से विरोध करता है, कौन सा कहलाता है, गति का वो जड़त्व कहलाता है। उसी क्रम में मैंने आपको सेकंड लॉ भी बताया था जो F=m/a होता है, यानी कि वहाँ पर आपको फोर्स के बारे में डिफाइन किया गया है, बताया कि फोर्स जो होता है वो क्या करता है, मास के अनुक्रमानुपाती होता है और आपका एक्सेलरेशन के अनुक्रमानुपाती होता है। इन चीज़ों के बारे में वहाँ पर बात की गई थी, मैंने आपको पढ़ाया है। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है आपके लिए, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, यानी कि आप किसी वस्तु पर क्रिया करेंगे वो आपको क्या करेगी, उतनी ही इफेक्ट के साथ आपके ऊपर प्रतिक्रिया करेगी, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको पहले से पढ़ा दिए हैं। जैसे गोली चलाते समय, तोप चलाते समय क्या होता है, पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। और रॉकेट का सिद्धांत भी मैंने आपको बताया था, रॉकेट जो होता है ना वो किस पर बेस्ड होता है, सममित संरक्षण पर, लेकिन क्या होता है ये वर्किंग किस पर बेस्ड है, ये सारी की सारी न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड है। ये मैंने सारे आपको वीडियो लेक्चर में बताए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन दे रखा है गुणात्मक रूप से स्थिर वस्तु के विश्राम में रहने की प्रवृत्ति अथवा
एक समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा, आपको वही परिभाषा बताइए, ऑप्शन नंबर डी जड़त्व। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी वस्तु पर गति की दिशा में विपरीत दिशा में बल लगाया जाए तो वस्तु की गति, ठीक है। अब जब भी आप क्या करेंगे, किसी वस्तु को क्या करेंगे, वो सामने की तरफ इस तरफ जा रही है और आप इससे विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो क्या होगी, वस्तु सीधी सी बात है क्या करेगी, उसकी स्पीड कम होगी या तो वो क्या करेगी, रुक जाएगी। तो लिखा क्या है, बढ़ेगी, यानी कि उसकी गति क्या होगी, बढ़ेगी। ये तो गलत है, अगर उसी डायरेक्शन में लगाया जाता तो क्या होती, उसकी गति बढ़ती। तो ऑप्शन नंबर 1 बाहर, रुकेगी, कम होगी या प्रभावीहीन होगी। तो ए और डी बाहर हो गए तो क्या होगी, उसकी गति में क्या होगा, उसकी गति क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी होगा, वो क्या होगी, विपरीत दिशा में लगाया जाएगा तो वस्तु की गति क्या होगी, सी करेंगे आप, राइट आंसर कम होगी। हो सकता है जितना आप फोर्स लगा रहे हैं वो इतना फोर्स ना हो कि उस वस्तु को आप रोक पाए, तो इसलिए क्या होगा, कम होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की एसआई इकाई मैंने आपको बताया था, त्वरण की एसआई क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर प्रति वर्ग सेकंड, मीटर प्रति सेकंड या मीटर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक तोप का गोला दागा जाता है, गोले की गति का उदाहरण है। जब आप क्या करेंगे, किसी भी गोले को क्या करेंगे, गोले को अगर तोप से दाबेंगे, या मैंने आपको इसी क्रम में एक एग्जांपल और दिया था जो मैंने पिछले वीडियो में कराया था। जब क्या करेंगे, किसी भी गेंद को आप, या कोई ट्रेन चल रही है उसमें से किसी गेंद को बाहर की तरफ फेंकें और एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उस क्रिया को पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको किस प्रकार से वॉल का मार्ग दिखाई पड़ेगा, यानी वॉल का पथ उसको किस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पर आपको राइट आंसर बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या बताया था मैंने आपको, परवलयाकार दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर किस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या होगा, जब आप तोप से गोले को दागेंगे तो क्या करेगा, इस तरह से ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से ही जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको सीधी रेखी गति, प्रक्षेपी गति, उच्च प्रबलय गति या क्षैतिज गति। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोले की गति का उदाहरण है तो ध्यान रखिएगा उच्च प्रबलय गति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक तोप का गोला दागा जाता है तो गोले की गति डैश का उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, ये किसका उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, इसको आपको याद रखना है। ये उदाहरण किसका है आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है ना, आपसे एक तोप का गोला दागा जाता है तो गोले की गति का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर मार्ग नहीं पूछा गया है, अगर मार्ग यहाँ पर पूछा जाता तो राइट आंसर सी बनता कि उसका जो पथ है ना वो परवलयाकार होगा। लेकिन ये जो है ना, ये प्रोसेस, यानी कि इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्षेपी गति। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, तैरती वस्तु पर लगाया गया ऊर्ध्वमुखी बल क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, एक ऐसा बल जो बल क्या करेगा, हमेशा द्रवों में क्या करता है, अपोजिट ऊपर की तरफ लगता है, यानी कि उसके जो mg है, यानी कि जो उसका द्रव्यमान है वो नीचे की तरफ लगता है, जबकि एक बल जो है ना वो ऊपर की तरफ लगता है। वो बल कौन सा कहलाता है, वो बल कहलाता है उत्प्लावन बल। इसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, जब आप पानी में जाएं और पानी में क्या करेंगे, पानी में जाने के बाद आप क्या करेंगे, पानी से, यानी कि उसी पानी से क्या करेंगे, पानी को भर लीजिएगा बाल्टी में। सपोज आप पानी में जाएं और पानी को भर ले बाल्टियों में और फिर उसमें लेके चले बाल्टी को, तो क्या होगा, आप आसानी से इस तरफ बाहर की तरफ निकल आते हैं। जबकि आप क्या करेंगे, उन्हीं बाल्टी को बाहर की तरफ ले जाएं, यानी हवा में लेके चलें, तो आपको क्या होगा, थोड़ा भारी सा फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, तो मैं आपको ये लॉ पढ़ा रहा था, उत्प्लावन बल। तो क्या बताया था मैंने आपको, क्योंकि ये होता है उत्प्लावन बल के कारण जो हमेशा नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लगता है। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा, राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर उत्प्लावकता बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और इसी उत्प्लावकता बल की वजह से क्या होता है, वस्तुएं तैरती हैं, डूबती हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पर कंसेप्टों में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है,
जब एक बस को अचानक से चलाया जाता है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, घटना का उदाहरण है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल आपको दिया था, बैठी हुई कोई कार खड़ी है और चलने लगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, स्थिर का जड़त्व होगा, यानी कि रुकी हुई का जड़त्व होगा। और जब कोई वस्तु चलती हुई है उसमें ब्रेक लगा दें तो जिसकी वजह से आगे पीछे यात्री होते हैं, वो किसका होता है, गति का जड़त्व होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा विराम का जड़त्व, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ये विराम का जड़त्व क्यों होगा, क्योंकि वो विराम अवस्था से मोशन में गई है, और जो मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया था उसमें क्या था, वो मोशन से विराम अवस्था में आई है। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक और करा रखा है पीछे वीडियो में, आप देखिएगा जाके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि जड़ता का मापक इकाई है। ठीक है, क्या वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है, भार है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। क्यों होगा कि मैंने आपको बताया था जड़ता का जो है ना, जड़ता यानी जड़त्व किस पर डिपेंड करता है, ये उसके भार ये उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखा है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होगा। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार होगा शून्य। कितना होगा, शून्य, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वहाँ पर जो जी की वैल्यू होती है वो लगभग 0 मानी जाती है। और आपकी पोल्स की तरफ अगर जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ती है, और इक्वेटर की तरफ आप जाएंगे तो जी की वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू घटती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिख रखा है, एक साफ गिलास प्लेट में डाली जल की बूंदें पतली सतह में फैल जाती हैं, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बन जाती हैं। इसका कारण क्या है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, पारा धातु है। पारे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है। पारे का संसंजन उसके कांच के संसंजक से अधिक है। जल का असंजक उसके कांच के असंजक से अधिक है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा, पारे का संसंजन उसके कांच के साथ असंजक से अधिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वस्तुएं चिपकती कब हैं और कब नहीं चिपकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक होता है ससंजक बल। ससंजक बल का मतलब क्या होता है, जो समान ही प्रकार के धातु में लगता है, यानी अगर कोई भी लोहा है तो लोहे के मध्य ही लगेगा। तो ये इस प्रकार से क्या होगा, ये कभी भी आपस में क्या करेंगे, चिपकेंगे नहीं। और एक होता है ऐसा बल जिसको बोलते हैं असंजक बल, वो क्या होता है, हमेशा विपरीत, यानी कि एक अलग धातु होगी और दूसरी अलग धातु होगी, और जब ये आपस में लगाई जाएंगी तो क्या करती हैं, आपस में ये चिपक जाती हैं। जैसे कि मैं मार्कर से लिख रहा हूँ बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, तो क्या होगा, ये मार्कर एक इंक है, अलग है, और व्हाइट बोर्ड आपका एक अलग है। ठीक है, जिसकी वजह से ये चिपक जाता है। और भी इसमें प्रॉपर्टी काम करती हैं, क्या होती हैं वो आपको मैं, एक द्रव चैप्टर आएगा, द्रव के गुण, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिएगा, पारे के संसंजक उसके कांच के साथ असंजक से अधिक है। अगले क्वेश्चन में चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वॉशिंग मशीन धोवन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैंने आपको बताया था ये किस पर काम करता है, ये काम करता है ऑप्शन नंबर डी, अपकेंद्रण पर, यानी कि किस पर बेस्ड होता है, अपकेंद्री बल पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बलों की न्यूनतम संख्या जो वस्तु को साम्यावस्था में बनाए रखती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। देखिए, जब एक फोर्स को आप लगाएंगे, मान के चलिए इधर से आपने एक फोर्स लगाया तो क्या हुआ, इधर की तरफ मोशन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अगर 10 न्यूटन बल लगा है तो आपको 10 न्यूटन का बल यहाँ पर लगाएं तो क्या होगा, ये वस्तु साम्यावस्था में बनी रहेगी। या करेंगे, क्या करेंगे, दोनों फोर्सों को हटा दें तो वस्तु साम्यावस्था में बनी रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, ए लिखा, एक बल लगाएंगे, अब 2 बल लगाएंगे या 4 बल लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा 2 बल लगाइएगा, क्योंकि सबसे न्यूनतम पूछा गया है। 2 बल लगाएंगे और बराबर क्वांटिटी के दोनों डायरेक्शन में लगाएंगे, अपोजिट में डायरेक्शन में एक दूसरे के लगाएंगे तो क्या होगा, बस साम्यावस्था में बनी रहेगी। कोई भी फोर्स कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जो फोर्स कम हुआ तो उसी की तरफ क्या करेगी, वस्तु मोशन करना प्रारंभ कर देगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस नियम की सहायता से धातु की शुद्धता निर्धारित की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि एक आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जिसने क्या किया था, सोने की शुद्धता के बारे में बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर क्या बनेगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये मैंने आपको कराया है, किस में कराया है, थ्योरी में कराया है।
अगले क्वेश्चन में चलिएगा। यदि मलाई दूध से अलग होती है तो दूध का घनत्व, ध्यान रखिएगा, अगर मलाई दूध से अलग होगी तो उसका घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, रो इक्वल टू एम बाई वी, ठीक है, रो इक्वल टू एम बाई वी होगा। तो यहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी है यानी घनत्व है, एम क्या है, द्रव्य मास है, और वी क्या है, इसका आयतन है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इसका घनत्व क्या होगा, वो बढ़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिट्टी से जड़ के रेशे तक जल पहुँचने का कारण क्या है। तो ये भी किसका उदाहरण है, ये भी मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, किसके कारण, किसका दबाव के कारण होगा। ना तो वायुमंडलीय दाब होगा, ना जड़ दबाव होगा, ना पराशर होगा, राइट आंसर मिलेगा किसका दाब। अब ध्यान रखिएगा, इसको क्या करता है, देखिए जल जो होता है ना, जल के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, वो किसकी वजह से पहुंचता है, एक होता है जाइलम, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर खनिज जो है ना विभिन्न पार्टों तक के पौधे के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचते हैं, तो देखिएगा वो होता है फ्लोएम। इसको आप याद रखिएगा। जल को जो है ना विभिन्न भागों तक पहुँचाने के लिए कौन उतरता ही होता है, वो होता है जाइलम। और क्या है आपका, खनिजों को यानी मिनरल्स को विभिन्न पार्टों तक पहुंचाने के लिए पौधों के वो कौन होता है, फ्लोएम होता है। इसको आप याद रखिएगा, और इसको याद रखिएगा ये किस सिद्धांत पर बेस्ड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये कैपिलरी रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं, यानी किस पर बेस्ड होते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस गुण के कारण रेन प्रूफ कोट तथा टेंट की सामग्री वस्तु में जल प्रतिरोधकता का गुण पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पृष्ठीय तनाव के कारण। ये मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, असमान द्रव्यमान के दो पत्थरों को समान वेग से लंबवत रूप से फेंका जाता है, तो निम्नलिखित में से क्या होगा। अब क्या करेगा, दो अलग अलग द्रव्यमान है, मान के चलिएगा दो द्रव्यमान अलग अलग है। एक मान के चलिएगा 1 kg का है, एक मान के चलिएगा ये कोई पत्थर है जिसका द्रव्यमान 1 kg है, और एक दूसरा पत्थर है जिसका द्रव्यमान क्या है 2 kg है। दोनों को क्या करेगा, वो ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहा है, यानी कि इनको दोनों को क्या करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेगा। समान द्रव्यमान के पत्थरों को समान वेग से लंबवत रूप से फेंका जाता है, तो निम्नलिखित में क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, दोनों एक ही ऊंचाई पर पहुंचेंगे। यानी कि इनको क्या कर रहा है, वो नीचे नहीं ऊपर की तरफ फेंक रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा, दोनों एक ही ऊंचाई पर पहुंचेंगे, क्योंकि जो है ना, क्योंकि वस्तु में जी जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो मास पर बेस्ड नहीं होता है, यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी प्रोसेस हो किस में रही है, सारी की सारी प्रोसेस जो यहाँ पर बात कर रहा है, ये बात कर रहा है निर्वात में, ठीक है, वैक्यूम में। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक ही ऊंचाई पर पहुँचेंगे। अगले क्वेश्चन में चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, साइकिल के पहिए में इस्तेमाल होने वाली तारें या ताड़ियाँ किसकी वृद्धि करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा साइकिल अगर ये है, पहिया ये है, तो इस तरह से ये ताड़ियाँ डाली जाएंगी, जिसको आप तीलियाँ भी बोल देते हैं, इस तरह से रहती हैं। ये किस में वृद्धि करती हैं, क्या जड़ आघूर्ण में करती हैं, वेग में करती हैं, त्वरण में करती हैं, संवेग में करती हैं। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जड़ आघूर्ण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, परमाणु संयंत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि फ्यूल के रूप में परमाणु संयंत्र में किसका उपयोग किया जाता है। तो चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा, कोयला का किया जाता है, यूरेनियम का किया जाता है, रेडियम का किया जाता है, डीजल का किया जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था, किसका किया जाता है, यूरेनियम का किया जाता है, ठीक है। किसका किया जाता है, यूरेनियम का किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग किया जाता है यूरेनियम का, और यूरेनियम का उपयोग करते हैं तो इसके भी इसमें असंख्य यानी कि नंबर ऑफ अलग अलग नंबर, यानी बहुत सारे नंबरों में क्या होता है, यहाँ पर चेन रिएक्शन चलती रहती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए किसका भी उपयोग करते हैं हम,
मॉडरेटर का यूज करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम कैडमियम की छड़ें लगाते हैं, कैडमियम या बोरॉन की छड़ें लगाती हैं, या भारी जल को रिएक्टर के चारों तरफ भर दिया जाता है, तो वो क्या करता है, वो मंदक के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा आपका यूरेनियम, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला प्रति इकाई अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, सी एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला जो है ना वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, जो कि अगर अधिक से अधिक ऊष्मा देता है। अगले क्वेश्चन में चलिएगा। ये सारी की सारी जितनी भी लिखी रखी हैं, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट या पीट है, ये सारी की सारी क्या है, ये सारे के सारे कोयले हैं अलग अलग, इनको भी आप याद रखिएगा। कहीं पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइएगा निम्नलिखित में से कोयला कौन सा है, तो फिर वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पता होना चाहिए बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट या पीट, ये सारे के सारे कोयले हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत है। सबसे स्वच्छ स्रोत का मतलब होता है कि कौन सा कम से कम पोल्यूशन को फैला रहा है, यानी कम से कम अलग पोल्यूशन को उत्पन्न कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या बनेगा, जैव ईंधन, जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा या बायो ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, बायो ऊर्जा। और इसको भी याद रखिएगा, बायो ऊर्जा जो है ना वो सबसे पहले, सबसे पुराना जो है ना एक रिन्यूएबल एनर्जी पता लोगों को बताती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक घर की छत से ज़मीन की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, पत्थर की गति ऊर्जा अधिकतम कब होगी। ठीक है, यानी कि कोई एक पत्थर मान के चलिए, ये ब्लॉक है, इसको क्या किया नीचे की तरफ गिराया जाता है, और ये आपकी जगह पृथ्वी है, तो पूछ रहा है कि पत्थर की गति जो है ना सबसे अधिक कहाँ पर होगी, गिराए जाने के तुरंत बाद, यानी कि यहाँ से ड्रॉप किया उसके बाद, या जब वह सिर्फ आधे रास्ते में यानी कि मिडिल में है, या ज़मीन को छूने से जरा सा पहले, या ज़मीन पर टकराता है तब। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ज़मीन से छूने से जरा से पहले। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलिएगा। एक घड़ी की कमानी में संग्रहित ऊर्जा है, यानी घड़ी की जो कमानी होती है उसमें कौन से प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा घड़ी की जो कमानी होती है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है, उसमें रहती है आपकी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलिएगा। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक जल पंप उठाने वाले इलेक्ट्रिक पंप में हम बदलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पंप जो होता है ना जल उठाने वाला, वो देखिए दो तीन तरीके के पंप होते हैं, उसको आप याद रखिएगा। एक जो क्या करता है रोटेटरी पंप बोला जाता है, वो क्या करता है वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा उठाता है। तो यहाँ से पूछा गया एक जल पंप उठाने वाले इलेक्ट्रिक पंप में हम बदलते हैं, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। राइट आंसर क्या बनेगा, विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में होता है, ना तो इसमें गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, ये भी नहीं, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, ये भी नहीं। तो राइट आंसर बनेगा विद्युत ऊर्जा से को स्थितिज ऊर्जा में। अगले क्वेश्चन में चलिए। घर्षण कोण और विराम कोण होते हैं, तो ये भी मैं आपको फ्रैक्शन के चैप्टर में पढ़ाऊंगा जाके। घर्षण कोण और विराम कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, एक दूसरे के बराबर होते हैं। फ्रैक्शन के चैप्टर में बात की जाएगी, परेशान ना होना, फ्रैक्शन के चैप्टर में इसको डिस्कशन किया जाएगा, यानी घर्षण के चैप्टर में इसको डिस्कशन करेंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कट रहा है यहाँ से, तो इसको थोड़ा जूम कम करते हैं। चलिए अब देखिएगा, लिख रखा है, जब एक राइफल की गोली चलाई जाती है तो वह पीछे हट जाती है, राइफल व गोली की गतिज ऊर्जा का अनुपात है। यानी कि जब आप क्या करेंगे, एक राइफल की गोली चलाते हैं तो वो पीछे की हट जाती है, राइफल व गोली गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछा यहाँ पे गया है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एक से कम। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा का जो अनुपात होता है वो 1 से कम होगा। अगले क्वेश्चन में चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गोला दागने के बाद तोपे पीछे हटते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये किसकी वजह से होता है, न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो, यहाँ पर राइट आंसर होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, अभी मैंने आपको बताया भी था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक टावर के शीर्ष पर खड़े एक आदमी के पास 2 गोले ए और बी है, वह
वह और यानी कि वो है ए को गिराता है यानी नीचे की ओर गिराता है और बी को क्षैतिज रूप से फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गोला, एक मिनट इसको झूम कम करते हैं, इसमें कट रहा है, देखिएगा। चलिए अब सही है। देखिएगा, एक टावर के शीर्ष पर खड़े एक आदमी के पास दो गोले ए और बी हैं। वह नीचे की ओर ए को गिराता है और उसी समय बी को क्षैतिज रूप से फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो देखिएगा, जब मैं आपको ये वाले करा रहा था, ये जो मैंने 4 केसेस बताए थे, तो इसमें आपको मैं क्लियर बताया था कि कौन सा क्या होगा, यानी 4 केस बनते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या ऑप्शन नंबर ए लिखा है, दोनों एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगे। ए ज़मीन से पहले पहुँचेगा, बी पहले ज़मीन से पहुँचेगा, प्रश्न अधूरा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बाहर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो क्या करेगा गोला दोनों एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, एक टावर के शीर्ष पर खड़े एक आदमी के पास दो गोले ए और बी है, वह नीचे की ओर ए को गिराता है और उसी समय बी को क्षैतिज रूप से फेंकता है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर जो पहले गिराया जाएगा, ए ज़मीन पर पहले पहुँचेगा। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, इस तरह से कोई टावर था, एक को क्या किया, यहाँ से इसको नीचे तरफ ड्रॉप किया, एक को इधर से यहाँ पर फेंका है, उसके बाद ड्रॉप किया है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ए ज़मीन पर पहले पहुँचेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोई ट्रेन में बैठा लड़का जो समान वेग से चल रहा है एक गेंद को सीधे वायु में फेंकता है, तो तो ध्यान रखिएगा, गेंद क्या करेगी, उसकी हमेशा पीछे की ओर गिरेगी, क्योंकि वो आगे की तरफ चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, अगर ये बॉल जो है निर्वात में फेंकता तो उसके हाथ में ही आती, और यहाँ पर किसकी वजह से होगा, पीछे की तरफ गिरेगी, ये वायु की वजह से गिरेगी। वायु कुछ ना कुछ घर्षण उत्पन्न कर देगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक कण को ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, तब यह उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है, तो उसका नीचे की ओर त्वरण होता है, ऊपर की ओर त्वरण होता है, नीचे की ओर वेग होता है, क्षैतिज वेग होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो त्वरण होता है ना, वो क्या होता है, नीचे की ओर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में चलिएगा, एक चट्टान के किनारे खड़ा एक व्यक्ति एक निश्चित गति के साथ एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकता है और फिर उसी गति से एक और पत्थर नीचे की ओर फेंकता है। जमीन पे से टकराते ही दो पत्थरों की गति का अनुपात होगा। तो वो राइट आंसर होगा 1:1। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, आप ये याद करिएगा, देखिएगा जाके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख रखा है, कागज का एक टुकड़ा और एक क्रिकेट की गेंद को एक ही ऊंचाई से गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में किस परिस्थिति में दोनों सतह पर एक साथ पहुंचेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सतह पर एक साथ पहुंचने के लिए क्या कराया जाए, उन्हें निर्वात में गिराया जाए। किस में गिराया जाए, निर्वात में गिराया जाए। निर्वात में गिराने से क्या होता है, ये यहाँ पर कोई भी वायु का फोर्स यहाँ पर नहीं लगता है। जब वायु का कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, यानी वायु का कोई भी घर्षण नहीं लगेगा, तो क्या होगा, वो वस्तु आसानी से नीचे की तरफ आएगी और उस पर पूरा का पूरा जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का पूरा इफेक्ट होगा। ठीक है, तो जो कि जी क्या होता है, जी हमेशा जो होता है मास पर डिपेंड नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, असमान द्रव्यमान के दो पत्थरों को समान वेग से लंबवत रूप से फेंका जाता है, तो निम्नलिखित में से क्या होगा। भारी द्रव्यमान से अधिक ऊंचाई पर पहुंचेगा, हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई पर पहुंचेगा, दोनों एक ही ऊंचाई पर पहुंचेंगे, उनमें से कोई अधिक ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। ये क्वेश्चन मैंने शायद करा दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैकेनिक्स के सारे मैंने करा दिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। दोस्तों में शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आगे से अब जो है ना मैकेनिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब एक नया चैप्टर आएगा, यहाँ से अगले चैप्टर की बात करेंगे। अब वो चैप्टर मैं कौन सा लेता हूँ ये आप अगले लेक्चर में देखिएगा। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। दोस्तों में शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू, बाय बाय।